डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे घटना चक्र, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की घटना चक्र को हम डिस्कस करने वाले हैं और ये इस सीरीज की 10th क्लास है। तो अगर अभी तक आपने 9 क्लासेस नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर उन 9 क्लासेस को जरूर देखिए। परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस हैं, तो एक बार इसको आप जरूर देखिए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दूंगी फाउंडेशन कोर्स के बारे में, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर आरओ एआरओ के सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रोवाइड कराई जाएगी, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराई जाएगी जहां पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कराया जाएगा जहां पर अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है आप डिस्कस कर सकते हैं। अगर इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए क्लास, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है, जो कि आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से, या फिर अगर आप चाहें तो इस पुस्तक को अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर खरीद भी सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो एक बार इसका अध्ययन जरूर करिए। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। पहले आप लोगों की जो थोड़ी बहुत क्वेरीज थी, ठीक है, उसको हम देखते हैं, कवर करते हैं। आप में से किसी ने पूछा था मैम कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन नहीं समझ में आया, तो अब मैं और आसान शब्दों में इसको समझाने का एक बार प्रयास करूंगी आपको। देखिए, कहीं भी अगर आपको ये टर्म दिखे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, तो आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। आपको बस 2 टर्म्स पे फोकस करना है। पहला क्या, कैप्चर, ठीक है, और दूसरा क्या करना है, स्टोरेज। तो पहला टर्म आप क्या याद रखेंगे, जब भी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कोई पूछेगा कि आप कैप्चर पे ध्यान देंगे, और दूसरा स्टोरेज पे। तो किसके कैप्चर और स्टोरेज पे हम ध्यान देंगे, कार्बन के कैप्चर और स्टोरेज पे ध्यान दिया जाएगा। तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग एंड स्टोरिंग द एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। जो भी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एक जगह इकट्ठा करके कहीं पे ले जाकर क्या करना है, संग्रहित करना है, स्टोर कर देना है। इसी प्रोसेस को हम कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए आप, ये बहुत सुंदर सा फिगर है, इसके थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। ये आपको एक इंडस्ट्री दिख रही है, ठीक है। अब इंडस्ट्री है तो यहां से देखिए क्या निकल रहा है, धुआं निकल रहा है। इस धुएं में कार्बन डाइऑक्साइड होगा, तो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझ रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ कार्बन डाइऑक्साइड जो था उसको आपने कैप्चर कर लिया, अब फिल्टर के थ्रू कैप्चर कर लिया, किसी टैंक में कैप्चर कर लिया, ठीक है, उसको कैप्चर कर लिया। उसके बाद उसको कहाँ कहाँ ले जाके डंप किया जा सकता है या फिर स्टोर किया जा सकता है। आप में से किसी ने बोला था कि मैम कोल माइंस या ऑयल रिफाइनरीज में जहां से जैसे फॉसिल्स निकल रहे हैं वहां पे कैसे डंप किया जाता है। तो देखिए, इस तरीके का टनल या पाइप किसी भी माध्यम से उस कैप्चर्ड कार्बन को ले जाके यहाँ पर गाड़ दिया जाता है, डंप कर दिया जाता है। ये आसान शब्दों में, इसके पीछे क्या टेक्निक है आपको उस पर नहीं जाना है, आपको बस समझना है। जब भी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की बात होगी तो मैम ने बोला था यहाँ पे स्टोरेज और कैप्चर, इन्हीं दोनों शब्दों को पकड़ना है। तो यहाँ पर आपने CO2 को एटमॉस्फेयर में ना छोड़कर आपने क्या किया, उसको एक जगह कैप्चर कर लिया और ले जाकर कहीं पे डंप कर दिया। जैसे यहाँ पर देखिए, पाइप के माध्यम से कोल माइंस में इसको ले जाकर डंप कर दिया जा रहा है, जो भी CO2 कैप्चर किया गया था। यहाँ पर देखिए, जो ऑयल गैस रिफाइनरीज थी जहां पर अब गड्ढे बचे हैं, वहां पे ले जाकर इन CO2 को डंप कर दिया गया। डीप एक्वाफायर्स में इसको ले जाके डंप कर दिया गया, स्टोर कर दिया गया, ठीक है। मैंने आपको एक और टर्म बताया था कार्बन सिंक के बारे में। कार्बन सिंक में मैंने आपको बताया था जो फॉरेस्ट होते हैं, फॉरेस्ट हमारे किस कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, तो उसको कार्बन ग्रीन सिंक कहते हैं, क्योंकि वहां पर जो प्लांट्स हैं वो भी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। तो सिंक होगा वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर देखिए, ये जो ट्रीज है वो भी एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी सिंक होगा। ये ग्रीन सिंक क्यों है, क्योंकि पेड़ यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ऐसे ही जो ओशियंस होते हैं, जो एक्वेटिक बॉडीज होती हैं, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती हैं। कैसे, क्योंकि एक्वेटिक बॉडीज में फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, ठीक है।
फाइटोप्लैंक्टॉन्स जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एब्सॉर्ब करते हैं। तो यहां पर भी कार्बन डाइऑक्साइड एब्सॉर्ब हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिएगा जब भी कोई पूछे आपसे, ठीक है। अगर पेपर में देखिए मैं आपको बता रही हूँ, कभी भी यूपीएससी से इन्होंने इंस्पायर्ड होकर अगर क्वेश्चन बनाया और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन पूछ लिया तो आप याद रखिएगा मैम ने क्या बोला था। बस हमको 2 टर्म याद रखने हैं। पहले हमें जो भी एटमॉस्फेरिक या जो भी कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहा है उसको कैप्चर करके कहीं पे ले जाके स्टोर कर देना है। यही होता है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। बस इससे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिंक की जब भी बात आएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड एब्सॉर्ब हो रहा है, तो जो फॉरेस्ट है वो भी कार्बन सिंक की तरह एक्ट कर रहे हैं। वो हरे हैं, इसी वजह से हम लोग उसको ग्रीन सिंक भी कह देते हैं, ठीक है। वहां पे फोटोसिंथेसिस के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए जो प्लांट्स हैं, जो पादप है उसको एब्सॉर्ब कर रहे हैं, और ओशियंस में जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स हैं वो प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब कर रहे हैं, तो वो ब्लू सिंक हो गया। इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी, अब डिफिकल्टी नहीं होगी आपको इसमें, ठीक है। अगर अभी कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछिएगा, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। पहला डाउट मैंने क्लियर कर दिया। अब आप में से ही किसी स्टूडेंट का एक और डाउट था कि मैम ये वाला प्रश्न हमको नहीं समझ में आया, इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए क्लास, इसको समझने के लिए सबसे अच्छा आप समझिए क्लाइन। जब भी कहीं भी टर्म आपको दिखे क्लाइन, क्लाइन मतलब हम क्या बात कर रहे हैं, हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। बस ऐसे समझो। तो इको क्लाइन की जब भी बात करेंगे तो ये इकोलॉजी में क्या चेंज आ रहा है हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। हेलो क्लाइन की जब भी बात करेंगे तो यहाँ पे सेलिनिटी की बात करेंगे, ठीक है। नमक होता है ना, सेलिनिटी की बात करते हैं, ठीक है। पिक्नोक्लाइन की जब हम बात करते हैं तो यहां पर आपका ये किस चीज से रिलेटेड है, डेंसिटी ग्रेडियंट से रिलेटेड है, घनत्व से रिलेटेड है, ठीक है। और थर्मो आपको पता है, जहां पर भी टर्म थर्मो दिखा, थर्मो मतलब टेम्परेचर, तो इस प्रश्न में आपसे पूछा गया था डेंसिटी ग्रेडियंट के बारे में, जल निकाय में घनत्व प्रवणता के को क्या दर्शाता है, तो पिक्नोक्लाइन दर्शाता है। यहां पर देख लीजिए पिक्नोक्लाइन जो होता है उसमें आपके सेलिनिटी ग्रेडियंट, जिसको कि हम हेलोक्लाइन कह रहे हैं, और साथ ही साथ थर्मोक्लाइन, ठीक है, दोनों आता है। इट रिफर्स टू द रैपिड चेंज इन द डेंसिटी विद द डेप्थ। जो डेंसिटी में, जो वाटर की डेंसिटी में चेंज आ रहा है, जैसे जैसे हम डेप्थ में जा रहे हैं पानी के, उसी के लिए हम टर्म यूज करते हैं पिक्नोक्लाइन, ठीक है। और आपको पता है वाटर की डेंसिटी के लिए क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे, उसकी सैलिनिटी रिस्पॉन्सिबल होगी, ठीक है, उसमें लवणता कितनी है रिस्पॉन्सिबल होगी, और टेम्परेचर भी रिस्पॉन्सिबल होगा। तो अब इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा आपको, ठीक है। क्लियर हो गया होगा ये चीज आपको। अगर अभी भी आप में से जिसने इस प्रश्न को पूछा था उसको डाउट हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे फिर पूछ लीजिएगा। तो इस प्रश्न का आंसर आपका पिक्नोक्लाइन है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था। चलिए, एक और प्रश्न आप में से किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि मैम ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देने वाले निम्नलिखित का घटता हुआ क्रम क्या है। तो अगर आप घटना चक्र में देखेंगे, ये छत्तीसगढ़ पीसीएस प्रीलिम्स 2020 का प्रश्न है। घटना चक्र जो 2023 में आई है उसमें इस प्रश्न का उत्तर ए दिया है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो भी ग्रीन हाउस गैसेस हम पढ़ते हैं उसमें सबसे बड़ा योगदान कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, फिर मीथेन का होता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड का होता है, फिर सीएफसी का होगा, ठीक है। यहां पर देखिए ये चार्ट मैंने आपको प्रोवाइड किया था और आप में से किसी स्टूडेंट ने ही पूछा था कि मैम इस चार्ट में नाइट्रस ऑक्साइड पहले दिया है सीएफसी के, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। सबसे बड़ा योगदान अगर आपसे कभी पूछेगा वाटर वेपर दिया है तो वाटर वेपर पे लगाएंगे, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, फिर मीथेन, फिर नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, फिर सीएफसी, ठीक है। ये चीज आप याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आप अपने घटना चक्र में सही करना चाहते हैं तो इसको सही कर लीजिए, वहां पर ऑप्शन डी को आप मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। यहां पर डी आपका ज्यादा सही उत्तर है। देखिए क्लास, इस तरीके का कंफ्यूजन आपको हमेशा होता है। क्यों होता है? क्योंकि कभी कभी ना जब पेपर भी होता है उसमें भी प्रशासन द्वारा भी गलत आंसर दे दिया जाता है। तो आप एक ऑथेंटिकेटेड सोर्स पे जाया करिए, उसको देखा करिए वहां पर क्या दिया गया है। तो मैंने इसको देखा, वहां पर आपका मीथेन का कंट्रीब्यूशन, CO2 हुआ, मीथेन हुआ, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड, फिर आपका CFC, ये सब है। तो उसको आप लोग अगर करेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। चलिए, अब आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखेंगे अपना जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से रिलेटेड। एक एक प्रश्न को आराम से समझते हुए चलेंगे।
हिंदी और इंग्लिश में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं पूरा प्रयास करती हूँ क्लास के दोनों माध्यम के स्टूडेंट्स को समझ में आए, लेकिन उसके बाद भी अगर किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन में आपको दिक्कत होती है तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में बता दिया करिए। जैसे मैंने आप लोगों के कमेंट को पढ़ा और जिन 3 क्वेश्चंस में आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी उसको मैंने फिर से आपको एक्सप्लेन कर दिया। ऐसे ही आप में से अगर किसी स्टूडेंट को किसी टर्म में नहीं समझ में आया या कोई प्रश्न नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में बता दीजिए, मैम इसको मुझे एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम उसको कवर कर लेंगे, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है, लेकिन थोड़ा सा सहयोग आपको भी करना पड़ेगा। हिंदी और इंग्लिश में प्रश्न दिया रहता है, आप अपने माध्यम में उस प्रश्न को पढ़ा करिए, ठीक है। अगर आपको डिस्टर्बेंस होता है वीडियो को पॉज करके पहले खुद प्रश्न पढ़ लिया करो, उसके बाद मेरी बात सुना करो, ठीक है, और उत्तर देने का प्रयास किया करो। चलो, 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ? अब ये 2012 का प्रश्न है, ठीक है। इसमें बोला गया यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट को कब मोर देन 50 कंट्रीज ने सपोर्ट किया और इट केम इनटू द इफेक्ट। तो ये एकदम डायरेक्ट प्रश्न है, 21 मार्च 1994 आपका सही उत्तर है, ठीक है। फर्स्ट का ए आपका सही उत्तर है। दूसरे प्रश्न को हम देखते हैं, ये आईएएस का प्रश्न है, तो क्लास आपको पता है बड़ा होगा, तो आप क्या करोगे, आप इसमें एक बार इसको आप पढ़ डालो, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी, थोड़ा समय लो, इस प्रश्न को पढ़ो। मैं स्क्रीन से हटती हूं थोड़ा ताकि आप लोग अच्छे से इस प्रश्न को पढ़ लें। यहां पर देखिए, वर्ष 2015 के पेरिस में यूएनएफसीसी की जो बैठक हुई थी उससे रिलेटेड आपको स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट आपको दिया गया है, इस समझौते पे यूनाइटेड नेशन के सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर किया और वर्ष 2017 से लागू हुआ ये समझौता, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट आपको दिया गया है, यह समझौता ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को सीमित करने का लक्ष्य रखता है, जिससे इस सदी के अंत तक औसत वैश्विक तापमान की वृद्धि उद्योग पूर्व स्तर प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 2 डिग्री सेंटीग्रेड या कोशिश करें कि 1.5 से अधिक ना हो पाए। तीसरा आपको दिया गया है, विकसित देशों ने वैश्विक तापमान में ऐतिहासिक जिम्मेदारी को स्वीकार और जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विकासशील देशों की सहायता के लिए 2020 से प्रति वर्ष 1000 अरब डॉलर देने की प्रतिबद्धता जताई है। तो यहाँ पर अब मैं स्क्रीन पे आऊंगी, आप लोगों ने प्रश्न को पढ़ लिया होगा, अब हम डिस्कस करते हैं। देखिए क्लास, जब भी यूपीएससी का प्रश्न हो तो वो काफी बड़ा होता है और ज्यादातर स्टूडेंट घबरा जाते हैं, लेकिन आप घबराया मत करिए। यहाँ पर जब भी पेरिस समझौता की हम बात करेंगे यूएनएफसीसी की, तो यहाँ पर देखिएगा इसमें लिखा, इस समझौते पर यूनाइटेड नेशन के सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर किया और वर्ष 2017 में इसे लागू कर दिया गया। तो सबसे पहले यहाँ पर वर्ष 2016 में इसे लागू किया गया था, लेकिन सभी देशों ने हस्ताक्षर कर दिया। ये थोड़ा सा लग रहा है कि सभी मान जाए, ठीक है, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होता है, इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका गलत है। अब जहां जहां एक है उसको हटाओ, ठीक है। अब बचा 2 और 3। अब यहाँ पर 2 तो आपका बिल्कुल सही है, ये आपको पता चल गया। हम इसको एलिमिनेट करके करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, जब भी यूपीएससी का प्रश्न आपका आता है क्लास, तो ऐसा नहीं है कि सारे स्टूडेंट को सारे ऑप्शंस की जानकारी होती है। यहाँ पर आपको चीजों को स्मार्टली एलिमिनेट करना पड़ता है यूपीएससी के प्रश्नों में, ठीक है। रट के आप नहीं जा पाते हैं। तो मैंने आपको बताया, यहाँ पर जब आप इस लाइन को पढ़ेंगे, सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर कर दिया, तो हो सकता है 1-2 सदस्य बच गया हो, तो सभी, और 2017 नहीं, यहाँ पे 2016 होगा वैसे, लेकिन अगर आपको नहीं भी पता था तो आप इस तरीके से सोच सकते थे। तो यहाँ पर 2 और 3 आपका बचा है, जिसमें से 2 आपका बिल्कुल सही है। पेरिस एग्रीमेंट की बात करें तो पेरिस एग्रीमेंट में जो आपका डिसाइड किया गया था टारगेट, वो क्या था कि उद्योग पूर्व स्तर से प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 2 डिग्री सेंटीग्रेड कोशिश करें, या फिर 1.5 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए जो भी वैश्विक तापमान है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, ये इसका टारगेट है। यहाँ पे इंग्लिश में भी मैं आपको बता दूं, इसमें The agreement aimed to limit the greenhouse emission and keeping the average global temperature rise well below the pre-industrial level to 2 degree centigrade or even 1.5 degree centigrade by the end of this century। तो क्लास, अगर आपकी
यूपीपीसीएस आरओ एआरओ या बीईओ में ये प्रश्न बनेगा तो यहां पर सीधे आपसे टारगेट पूछेगा कि कितना टारगेट डिसाइड किया गया था पेरिस एग्रीमेंट में। तो ये टारगेट आप याद रखिएगा 2 डिग्री सेंटीग्रेड या 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होना चाहिए, और किस लेवल से, प्री इंडस्ट्रियल लेवल से, उद्योग पूर्व स्तर से। ये याद रखिएगा जो मैं आपको हाईलाइट कर रही हूं। अब यहां पर इस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। थर्ड देखिए, थर्ड में क्या दिया गया, विकसित देशों ने वैश्विक तापमान में अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी को स्वीकार और जलवायु परिवर्तन का सम्मान करने के लिए विकासशील देशों की सहायता के लिए 2020 से प्रति वर्ष 1000 अरब डॉलर, 1000 अरब डॉलर बहुत होता है, ठीक है। तो यहां पर 1000 अरब डॉलर की वैल्यू नहीं है, ये 100 अरब डॉलर की वैल्यू है, ठीक है। यहां पर ये गलती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो खाली आपका 2 स्टेटमेंट जो दिया गया है, दूसरा वो आपका सही है और बी आपका सही उत्तर है। तो यहां पर इस तरीके से आप सोचा करिए, जब आपका स्टेटमेंट बहुत एक्सट्रीम दिया गया हो या बहुत सटीक दिया गया, सभी, ऑल, ठीक है, नन ऑफ द, तो थोड़ा सा एक्सट्रीम शब्द हो गया ये सब, तो ऐसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ये यूपीएससी के लिए है, ठीक है। ये ट्रिक्स अब बताई जाती है। तो यहां पर बी आपका सही उत्तर है। चलिए, अच्छा यहां पर इसको एक काम करिए, यहां पर इसको कर लीजिएगा, यहाँ पे 1000 अरब डॉलर करिएगा क्लास इसको, ठीक है, 1000 अरब डॉलर। अच्छा ये बिलियन में, ठीक है, इसको कर लीजिएगा। चलिए थर्ड को अब हम देखते हैं। वर्ष 2015 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 2015 की बात है। अभी देखिए हमने पेरिस एग्रीमेंट का जो आपका टारगेट था वो हमने डिस्कस किया। आप याद रखिएगा 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, की बात की गई है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड की बात की गई है, प्री इंडस्ट्रियल लेवल की बात की गई है, और ये समझौता कहाँ हुआ है? पेरिस में हुआ है। तो ए आपका सही उत्तर है। स्टेट में ऐसे ही प्रश्न पूछेगा। अब देखिए 2015 में क्या प्रश्न पूछा, पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ? तो ये 21वां था, ठीक है, 21वां था, याद रखिएगा। अब देखिए 5वां प्रश्न, ये थोड़ा करंट के प्रश्न है। जैसे 2021 का ईयर में उत्तराखंड पीसीएस प्री में पूछा गया था और इन्होंने 2021 का पूछा है, ठीक है। 2021 में जो COP29 हुआ था, ठीक है, 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की हम बात कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस की हम बात कर रहे हैं, जो कि COP29 था, उसका आयोजन कहाँ हुआ था, ये प्रश्न है। तो आप याद रखेंगे COP29 जो 2021 में हुआ था, उसका सम्मेलन आपका ग्लासगो में हुआ था। सी आपका सही उत्तर है। ये करंट का क्वेश्चन था तो पूछ लिया गया था। अब कौन सा ईयर चल रहा है मुझे बताओ? 2023 चल रहा है। तो अब जान लो 2023 का जो होगा वो कहां पर होगा, ये चीज आप याद रखिएगा। यहां पर देखिए क्लास, जो 28 सेशन है, अगर पेपर में अभी अगर आपसे ये प्रश्न पूछा, यहां पर देखिएगा जो 28 सेशन है आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का, ठीक है, वो आपका कहां पर होगा? पेपर में ये प्रश्न पूछ सकता है, यूएई में होगा, दुबई में, ठीक है। अभी के लिए आप ये चीज याद रखिएगा। बस ऐसे याद रखिए, आपको नेट पे सर्च करना, सर्च कर लीजिए। 2023 का जो आपका यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज होने वाला है, वो कहां पर होगा? वो दुबई में होगा, यूएई में होगा, 2023 वाला। इसको आप एक बार देख लीजिएगा। चलिए 6वां प्रश्न हम देखते हैं। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP21 की बात हुई है। तो COP21 कहां पे आयोजित हुआ था? तो बताइए COP21 कहां पर आयोजित हुआ था? अभी हमने डिस्कस किया है, पेरिस में हुआ था। तो 6th का सी आपका सही है, ठीक है, 2015 में हुआ था, ये भी पता है ना। अब फिर देखो, UNFCCC COP26 अधिवेशन में भारत द्वारा दी गई प्रतिबद्धता के संदर्भ में क्या सही नहीं है, ठीक है, यहां पे क्या सही नहीं गए हैं, और ये छत्तीसगढ़ पीसीएस प्रीलिम्स 2021 का प्रश्न है। यहां पर दिया गया है भारत 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन तक की कमी लाएगी। तो यहाँ पे जो कार्बन एमिशन है उसको भारत रिड्यूस करेगी बाय 2030 1 बिलियन टन से, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है 2030 तक अपनी ऊर्जा जरूरतों का 60% पूर्ति अक्षय ऊर्जा से भारत करेगी। तो भारत रिन्यूएबल एनर्जी से 50, यहाँ पे 60% ऑफ इट्स एनर्जी नीड्स कंप्लीट करेगी। तो मैं बता दूं यही गलत है, यहाँ पे 60% नहीं, यहाँ पे 50% बोला गया है, ठीक है। तो ये आपका गलत है। यहाँ पर कौन सा सही नहीं है बोला गया था? तो बी वाला सही नहीं है आपका, ठीक है। भारत 2030 तक अपनी गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500
गीगावाट तक बढ़ा लेगी। नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी 500 गीगावाट से बढ़ा देगी 2030 तक। तो ये एक अच्छा प्रश्न था, आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर एरर कहाँ था, गलत क्या था, वो मैंने आपको बता दिया। 60% का टारगेट नहीं रखा गया था, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के लिए, ये 50% का टारगेट रखा गया था। तो बी आपका सही उत्तर है। चलिए, फिर ये एक आईएएस प्रीलिम्स का प्रश्न है यहाँ पर। अच्छा क्लास, यहाँ पर आपको पता नहीं प्रश्न दिख रहा होगा कि नहीं इंग्लिश में, लेकिन चीजें समझ में आ रही होगी, ठीक है, क्योंकि मैं स्क्रीन के सामने खड़ी हूं, हो सकता है दिक्कत हुई हो। अच्छा, दिक्कत हुई हो तो जो मैं बोल रही हूं उसको सुनो, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत बड़े बड़े हैं। जब लेटर्स का फॉन्ट साइज बढ़ाओ तो स्क्रीन पे पूरा एडजस्ट नहीं हो पाता है, तो मेरी भी कुछ मजबूरी है, उसको आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन की बात हो रही है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसी की बात हो रही है। ये एक अंतरराष्ट्रीय संधि है, ठीक है, ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, और ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट कब आया ये पूछा गया है। यहाँ पे ए बी सी डी आपको ऑप्शन दिए गए हैं। आप एक काम करिए, वीडियो को पॉज करिए और एक एक ऑप्शन को आराम से पढ़िए, ठीक है, फिर मैं आपको इसका उत्तर बताऊंगी, इसका सही उत्तर क्या है। यहां पर बस आप एक चीज देखिएगा, इतना बड़ा बड़ा स्टेटमेंट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, यूपीएससी का प्रश्न है इसलिए इतना बड़ा बोला गया है। यहाँ पे यूएनएफसीसी जो अंतरराष्ट्रीय संधि है वो कब आपकी अडॉप्ट की गई थी। सबसे पहले आपको स्टॉकहोम की बात की गई है, जो स्टॉकहोम में कॉन्फ्रेंस हुआ था 1972 में, उसमें, या फिर रियो दी जेनेरियो में जो 1992 में हुआ था, ठीक है, या फिर जोहान्सबर्ग में जो 2002 में हुआ था, ठीक है, या फिर आपका यहां पर दिया गया है यूएसए में, ठीक है, यहां पर देखिए जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो कि कोपेनहेगन में 2009 में हुआ था, संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो कि आपका कोपेनहेगन 2009 में हुआ था। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका है बी। इंग्लिश में भी मैं आपको बता दूं, यहां पर ये याद रखिएगा, 1992 में जो रियो अर्थ समिट हुआ था, ठीक है, मैंने आपको बताया है 1992 में अर्थ समिट, रियो अर्थ समिट ब्राजील में हुआ था, और उसी ब्राजील के अर्थ समिट में यूएनएफसीसी के एज अ इंटरनेशनल ट्रीटी अडॉप्ट किया गया था। ये चीज आप याद रखिएगा। तो 8वें का आपका सही उत्तर क्या है, बी है। अब आपके स्टेट में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। यहां पर देखिए, जब भी हम रियो अर्थ समिट की बात करते हैं तो सबसे पहले आप याद रखेंगे ये कब हुआ था, 1992 में हुआ था, ठीक है, कहां हुआ था, ब्राजील में हुआ था, रियो दी जेनेरियो में हुआ था। एजेंडा 21 कब अडॉप्ट किया गया था, तो अर्थ समिट में अडॉप्ट किया गया था, जो कि जिसकी कि हम बात करें 1992 के अर्थ समिट में एजेंडा 21 आपका अडॉप्ट किया गया था। ये पूछा गया प्रश्न है, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। यहां पर दूसरा आपको याद रखना है, रियो डिक्लेरेशन कब आपका अडॉप्ट किया गया था, कब आया था, वो भी रियो अर्थ समिट में 1992 के जो हुआ था उसी में रियो डिक्लेरेशन भी था, एजेंडा 21 भी था और फॉरेस्ट प्रिंसिपल भी था। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। यहां पर एक चीज और आप याद रखेंगे, यहां पर इसको हम रियो समिट कहते हैं, अर्थ समिट कहते हैं, और यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट भी कहते हैं। तो कहीं कहीं आपको यूएनसीईडी दिया रहेगा। प्लीज क्लास, अब आप इसमें ये मत परेशान होइएगा कि मैम आप इसको हिंदी इंग्लिश में क्यों नहीं बता रही हैं, ठीक है। हिंदी में भी आपको रियो ही दिया रहेगा, रियो समिट ही दिया रहेगा, एजेंडा 21 ही दिया रहेगा, फॉरेस्ट प्रिंसिपल ही दिया रहेगा, रियो डिक्लेरेशन ही दिया रहेगा। और इस कॉन्फ्रेंस को हम यूएनसीईडी के नाम से भी जानते हैं, जिसका की फुल फॉर्म क्या होता है, यू मतलब यूनाइटेड, एन मतलब नेशन, सी मतलब कॉन्फ्रेंस, ई मतलब ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, याद रखिएगा, ठीक है। अब इस कन्वेंशन में आपकी कुछ ट्रीटीज थी जो कि ओपन रखी गई सिग्नेचर के लिए, देशों के साइन के लिए। उसमें सबसे पहले अभी हमने डिस्कस किया यूएनएफसीसीसी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। कब आया, रियो समिट में आया, अर्थ समिट में आया, 1992 में आया। उसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाएगा यूएनसीबीडी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कब आई, तो वो भी रियो समिट 1992 में आपकी इस ट्रीटी को साइन किया गया, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आपसे बोला गया यूएनसीसीडी, ये डेजर्टिफिकेशन से रिलेटेड है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ठीक है, जो ये डेजर्टिफिकेशन हो रहा है उसके लिए। तो यहां पर आप याद रखेंगे क्लाइमेट चेंज, ठीक है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी
और जो डेजर्टिफिकेशन से रिलेटेड है। ये तीनों ट्रिटी आपके रियो अर्थ समिट के समय 1992 में आई है। अब पेपर में प्रश्न किसी भी तरीके से पूछ सकता है, आप उसका उत्तर दे लेंगे अगर आप इतनी बातें याद रखेंगे। आप सभी इन्वायरमेंट की क्लास पढ़ रहे हैं तो मुझे समझ में आ रहा है कि आपको क्लाइमेट चेंज, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है, हम जैव विविधता की बात कर रहे हैं और कमबैक डेजर्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। डेजर्टिफिकेशन मतलब क्या है, जो रेगिस्तान में डेजर्टिफिकेशन जो आपका ये हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो इतनी चीजें क्लियर रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 9वां प्रश्न, मोमेंटम फॉर चेंज, ठीक है, क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ। मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, यह पहल किसके द्वारा परिवर्तित की गई थी? तो ये किसकी पहल थी मैं आपको बता दूं, यूएनएफसीसी की पहल थी। ये चीज याद रखिएगा। 9th का आपका सही उत्तर क्या है, सी है, ठीक है। ये आईएएस 2018 का प्रश्न है। अब यहां पर देखिए 10वां प्रश्न, ये बिहार पीसीएस का प्रश्न है 2016 का, ठीक है। ये 60 में भी पूछा गया है और 62nd मतलब बीपीएससी में पूछा गया। तो देखते हैं प्रीलिम्स का प्रश्न है तो क्या है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? तो यहां पर देख लीजिए क्लाइमेट चेंज की ही बात हो रही है, ठीक है। यहां पर जलवायु परिवर्तन मतलब क्लाइमेट चेंज, तो यूएनएफसीसीसी की बात हो रही है, यूएनएफसीसीसी, ठीक है, याद रखिएगा क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है। तो ये किस चीज से रिलेटेड है, जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी, यूरेनियम उत्पादन में कमी, या फिर ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में कमी। तो आप याद रखिए जब भी हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं तो हम हमेशा किसकी बात करते हैं, हम ग्रीन हाउस गैसेस की बात करते हैं। इतना आप सब मानते हैं, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब मान रहे हैं आप। अब आप मुझे बताइए ग्रीन हाउस गैसेस में आपका एक बहुत बड़ी मेजर गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भी आप मान रहे हैं। इसके उत्सर्जन में कमी, इसके एमिशन में कमी की बात की जाएगी, आप मान रहे हैं। तो यहां पर आपका ऑप्शन बी और डी दोनों सही है, ठीक है, यहां पर बी और डी सही है। इस प्रश्न में यहां पर एक और ऑप्शन होना चाहिए था ई, जिसमें आपका लिखा होना चाहिए था उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक, और वही ऑप्शन आपका सही था। यहां पर दो आपका सही है। ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन में कमी की बात हम करेंगे और आपको पता है ग्रीन हाउस गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड आती है तो उसकी कमी की भी हम बात करेंगे, ठीक है। क्लाइमेट चेंज वाली बात समझ में आ गई। चलिए 11वें प्रश्न को अब हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित जलवायु कोष, ठीक है, यहाँ पे ग्रीन क्लाइमेट फंड की बात की गई है, ग्रीन क्लाइमेट फंड से रिलेटेड नहीं है, गलत कौन सा है? तो सबसे पहला आपका लिखा है इसकी स्थापना डरबन में आयोजित जलवायु परिवर्तन सभा में हुई थी। दूसरा है या विकासशील देशों में कार्यक्रमों तथा नीतियों का समर्थन करेगा। फिर दूसरा है विकसित देश इसके लिए कोष प्रदान करेंगे। और फिर आखिरी है यह वर्ष 2014 से कार्य करना प्रारंभ कर दिया। तो ये आपका मैं बता दूं, जब हम ग्रीन क्लाइमेट फंड की बात करेंगे तो यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि इसकी स्थापना क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस डरबन से स्टार्ट हुई थी, ये आपका गलत है, ठीक है, यहाँ पर मैक्सिको था, ठीक है। 11th का आपका ए आपका गलत है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 12वां प्रश्न, हरित जलवायु निधि, ठीक है, यहां पर ग्रीन क्लाइमेट फंड की बात की गई है, के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये बोला गया है। ग्रीन क्लाइमेट फंड की या विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूल और न्यूनीकरण पद्धतियों में सहायता देने के आशय से बनी है, ठीक है, और इसे यूनेप और ओईसीडी एशियन डेवलपमेंट बैंक और विश्व बैंक के तत्वाधान में स्थापित किया गया है। तो एक बार ये यूपीएससी का प्रश्न है, इंग्लिश में भी हम पढ़ लेते हैं। ग्रीन क्लाइमेट फंड की बात की गई है, यहाँ पर बोला गया है कि इसका मेन पर्पस क्या है, टू असिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज इन एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन प्रैक्टिस टू फेस द क्लाइमेट चेंज। और दूसरा आपको दिया गया इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर द एजिस ऑफ यूनेप, ओईसीडी, एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड द वर्ल्ड बैंक। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है, यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है, यहाँ पे आपका जो सही उत्तर जो है वो क्या है बताइए, ए आपका सही उत्तर है, ठीक है, यहाँ पर ए आपका सही उत्तर है। जब भी हम ग्रीन क्लाइमेट फंड की बात करेंगे या विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूल और न्यूनीकरण पद्धतियों में सहायता देने के आशय से बनी है।
ठीक है, यहां पर याद रखिएगा। देखिए क्लास, यहां पर एक चीज हम डिस्कस कर लेते हैं। ग्रीन क्लाइमेट फंड जो है वो आपका एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म है, वो फाइनेंशियल बॉडी है, वित्तीय सहायता प्रोवाइड करती है, और ये किसके अंडर में आती है? यूएनएफसीसीसी के, ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के। ये चीज याद रखिएगा जब भी हम ग्रीन क्लाइमेट फंड की बात करेंगे, दोनों में क्लाइमेट है, याद रखना है आपको, ठीक है। यहां पर अगर आप देखेंगे दूसरा स्टेटमेंट मैंने आपको बताया कि ये जो दूसरा स्टेटमेंट आपको दिया गया है वो आपका गलत है। यहां पर कहीं पे भी आपके यूनेप या ओईसीडी या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक से सहायता की बात नहीं की गई है। अगर आप यूपीएससी का पेपर दे रहे हैं तो आप थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगा सकते थे कि क्लाइमेट फंड की बात हो रही है तो मतलब फंड प्रोवाइड करने की बात हो रही होगी, वित्तीय सहायता प्रोवाइड करने की बात हो रही होगी, ग्रीन है तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, ये सब चीजें सही है। आपको पता है बार बार डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प प्रोवाइड करने की बात की जाती है, तो पहला जो स्टेटमेंट है वो तो बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी आपके बैंक, मतलब यूनेप, ओईसीडी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, सबको एक जगह ला के रख दिया है, सारी ऑर्गेनाइजेशन को। तो आप मुझे बताओ इतने ढेर सारी ऑर्गेनाइजेशन एक क्लाइमेट फंड के लिए कभी एक साथ आएगी? थोड़ा सा इम्पॉसिबल लग रहा है ये। तो यूपीएससी में आपको इस तरीके से सोचना पड़ेगा, तो इसी वजह से ये जो स्टेटमेंट है वो तो आपका गलत है। वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, अब आप सोचो ये वर्ल्ड बैंक तो वर्ल्ड बैंक है, ये तो एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है ना, एशिया की एशियन डेवलपमेंट बैंक है ना, तो क्यों? तो इस तरीके से सोचेंगे तो आप सही उत्तर कर लेंगे। चलिए अब यहां पर हम 13वें प्रश्न को देखते हैं। पृथ्वी काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह भी यूपीएससी का प्रश्न है 2014 का। या यूनेप तथा यूनेस्को का उपक्रमण है, ठीक है, या एक आंदोलन है जिसमें प्रतिभागी प्रतिवर्ष एक निश्चित दिन 1 घंटे के लिए बिजली बंद कर देते हैं, और आखिरी आपका या जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाने वाला आंदोलन है। तो पृथ्वी काल है तो आपको समझ में आ रहा है जो थर्ड स्टेटमेंट है वो तो बहुत जनरलाइज्ड स्टेटमेंट है, ठीक है। यहाँ पर जो बिजली है उसको 1 घंटे के लिए बंद कर दिया जाता है, ये भी सही है। यहाँ पे दूसरा और तीसरा आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, लेकिन पहला स्टेटमेंट जो दिया गया है ये यूनेप और यूनेस्को का उपक्रमण है, ये आपका गलत है, ये WWF का, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर सी आपका सही होगा। यहाँ पर देख लीजिए ये यूनेप और यूनेस्को का इनिशिएटिव नहीं है। इस मूवमेंट के थ्रू में हम एक अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर, अपने पृथ्वी को सेव करने की बात कर रहे हैं, और हर साल 1 घंटे के लिए बिजली को बंद कर दिया जाता है, इंग्लिश में भी यही लिखा है। ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है? वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर, ठीक है, ये याद रखिएगा। हो सकता है आपके स्टेट में पूछ लिया जाए कि जो अर्थ आवर है वो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। अब याद रखिए यूपीएससी की तरह हो सकता है इतना स्टेटमेंट ना दे आपसे, तो आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा कि अर्थ आवर किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो आप सब स्टूडेंट सही लगा के आएंगे, वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है। और हर साल जो लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च होता है, जो मार्च का जो आखिरी सैटरडे होता है, उस दिन 1 घंटे के लिए लाइट जो होती है उसको बंद किया जाता है। और ये स्टार्ट कहां से हुआ था? ऑस्ट्रेलिया से हुआ था, सिडनी से। तो इतनी चीजें मैंने आपको बता दी जो कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है आपके आरओ एआरओ के लिए, यूपीपीसीएस के लिए, ठीक है। तो किस तरीके से प्रश्न बनेगा वो भी हमने डिस्कस कर लिया। चलिए 14 प्रश्न को देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही सम्मेलन 2019 का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया था? तो 2019 का जो सम्मेलन था वो कहां पे किया गया था? पेरिस में, जिनेवा में, दोहा में, या फिर न्यूयॉर्क में? तो यहां पर आपका सही उत्तर जो है वो है न्यूयॉर्क में, ठीक है। 14 का डी आपका सही उत्तर है। 15 प्रश्न को अब हम देखते हैं, आराम से पढ़िएगा। मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने हाल में भू अभियंत्रण द्वारा पैसिफिक महासागर के ऊपर चमकीले बादल उत्पन्न कर ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने को पर रोक लगाने का सुझाव दिया। यहाँ पर क्या कहा गया है कि चमकीले बादल को एक आर्टिफिशियल मैनर के थ्रू उसको क्रिएट किया गया है, बनाया गया है, आर्टिफिशियल क्लाउड्स की बात की गई है, ताकि ग्लोबल वार्मिंग जो है उसको रोका जा सके। तो इसके लिए किसका छिड़काव किया गया है एनवायरमेंट में? सिल्वर लवण का, लौह चूर्ण का, समुद्री जल का, या फिर जिप्सम का? और इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो है जिप्सम, ठीक है। 15 का डी आपका सही उत्तर है। चलिए मैंने आपको बता दिया यहाँ पर ग्लोइंग क्लाउड्स की बात की गई है पैसिफिक ओशियन रीजन में, तो यहाँ पर क्या चीज स्प्रे की गई है? जिप्सम स्प्रे किया गया था,
15 था, डी आपका सही है। देखिए क्लास, जहां पर इंग्लिश को बहुत जरूरी है पढ़ना वहां पे मैं पढ़ रही हूँ, जहां पर जरूरी नहीं है वहां पे नहीं पढ़ रही हूँ, क्योंकि आपका समय भी बचना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्लास लंबी नहीं होनी चाहिए, क्लास में इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए, ये पर्पस है इस क्लास का। और डाउट अगर होगा तो कमेंट बॉक्स है, उसकी चिंता नहीं करना। चलिए 16 प्रश्न को देखते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल निम्न से संबंधित है। पहले आपको वायु प्रदूषण दिया है, फिर ग्रीन हाउस गैस दिया है, जलवायु परिवर्तन दिया है और जल प्रदूषण दिया है। अब यहाँ पर दो ऑप्शन में कंफ्यूजन होना स्वाभाविक है। किन किन ऑप्शंस में बताइए, यहाँ पर देखिए बी और सी में, क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल में हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, हम ग्रीन हाउस गैस की बात करते हैं, लेकिन ग्रीन हाउस गैस के एमिशन की हम बात करते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो अगर आप घटना चक्र में देखेंगे तो इस प्रश्न का सही उत्तर जलवायु परिवर्तन दिया है। क्यों? क्योंकि उसमें लिखा है कि ग्रीन हाउस गैस के एमिशन की बात की जाती है। ठीक है, एमिशन की मतलब उसको कम करने की बात कही जाती है। तो यहां पर आप याद रखिएगा, क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो ग्रीन हाउस गैस के एमिशन से रिलेटेड है। ठीक है, और यहां पर किसकी बात की जाएगी, जलवायु परिवर्तन की बात की जाती है। तो अब दोनों में से जो भी आपको एग्जाम में इतना कंफ्यूज नहीं बना करेगा प्रश्न को, ये याद रखिए। चलिए 17 प्रश्न को देखते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल की बात की गई है, क्योटो उपसंधि की बात की गई है और बोला गया है ये 2005 से लागू की गई। ठीक है, पहला। दूसरा आपको बोला गया, अच्छा इंग्लिश वालों को इतना तो समझ में आता होगा क्योंकि मैं सरल शब्दों में बता रही हूँ चीजें। ठीक है, तो अब क्योटो प्रोटोकॉल केम इनटू द फोर्स इन 2015, अरे 2005 दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। दूसरा, क्योटो उपसंधि मुख्यतः ओजोन परत की क्षीणता से संबंधित है। तो क्या क्योटो प्रोटोकॉल आपके ओजोन लेयर डिप्लीशन से रिलेटेड है, बताइएगा। थर्ड दिया गया, मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस गैसेस के रूप में अधिक हानिकारक है। अब क्लास यहां पर देखिए, मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में अधिक हानिकारक है, ये बोला गया है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले जब भी क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें तो क्योटो प्रोटोकॉल आपका 1997 में आया। ठीक है, वहां पर जो आपका कॉन्फ्रेंस हुआ था वो क्योटो जापान में हुआ था और इसी वजह से इसका नाम क्योटो प्रोटोकॉल रख दिया गया। क्योटो प्रोटोकॉल किस चीज से रिलेटेड है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। ठीक है, जहां पर ग्रीन हाउस गैसेस की बात की गई है। ग्रीन हाउस गैसेस आपकी कौन कौन सी है, मैंने आपको बता दिया है, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, CFC, HFC। ठीक है, आपको सब पता है, मैं मान के चल रही हूँ। यहाँ पे जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो 1997 में आपका आया, लेकिन इट केम इनटू द फोर्स। ठीक है, उपसंधि लागू कब की गई, 2005 में लागू की गई। ये याद रखिएगा, कब लागू की गई, 2005 में। ठीक है, याद रहेगा। यहां पर हमने ओजोन परत की डिप्लीशन की बात नहीं की है। ओजोन परत की क्षीणता की अगर हम बात करेंगे, ओजोन लेयर डिप्लीशन की, तो आप याद रखेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। यहाँ पे मैं लिख भी दे रही हूं, कौन सा प्रोटोकॉल याद रखेंगे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, ओजोन लेयर डिप्लीशन से रिलेटेड है। मीथेन जो है वो ज्यादा हानिकारक है अगर हम उसको कार्बन डाइऑक्साइड से कंपेयर कर रहे हैं। ये भी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। तो दूसरा आपका गलत है, दूसरा। ठीक है, यहाँ पे हटाओ, यहाँ पर पहला और तीसरा आपका सही है। ठीक है, बी आपका सही उत्तर होगा, ये यूपीएससी 2005 का है। अगर कंसेंट्रेशन की बात की जाती क्लास, जो हमने अभी स्टार्टिंग में डिस्कस किया है, तब CO2 का कंसेंट्रेशन ज्यादा है। ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा है। ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोला गया है अधिक हानिकारक, तो मीथेन आपकी अधिक हानिकारक होती है क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में ज्यादा समय तक रहती है। अब आप सभी को पता है कार्बन डाइऑक्साइड तो एब्जॉर्ब भी हो जा रही है ना फोटोसिंथेसिस के उससे, तो ये चीज आप याद रखिएगा। चलिए 18वां प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो चलिए एक एक देखते हैं यहाँ पर क्या क्या दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर ये यूपीपीसीएस 2019 या कब का प्रश्न है, छुप गया है, देख लीजिएगा। कार्टेजिना प्रोटोकॉल की जब हम बात करते हैं तो ये बायोसेफ्टी से है, एकदम सही है। याद रखिएगा, कभी भी पूछा जाएगा कार्टेजिना प्रोटोकॉल, मैंने आपको पहले ही बताया है ये बायोसेफ्टी से रिलेटेड है। स्टॉकहोम सम्मेलन की बात करेंगे तो यहाँ पे POP की बात की जाती है, अनवरत जैविक प्रदूषक की बात की जाती है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट की बात की जाती है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में, एकदम सही है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मैंने आपको बताया, यहाँ पे ये ओजोन लेयर से रिलेटेड है, ओजोन लेयर डिप्लीशन से रिलेटेड है, एकदम सही है। क्योटो प्रोटोकॉल जन संरक्षण
बिल्कुल गलत। यहाँ पर क्या है बताइए, ग्रीन हाउस गैस के कमी की बात की जा रही है, क्लाइमेट में जो चेंज हो रहा है उसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पर डी आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 19वां प्रश्न। वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया। ठीक है, कहां पर आयोजित किया गया है? 1997 की बात की गई है। तो यहाँ पे रियो दी जेनेरियो में, नैरोबी में, क्योटो में या फिर न्यूयॉर्क में। तो आप सभी को पता है 1997 का जो सम्मेलन है वो कहां पर हुआ है? क्योटो में हुआ है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट कॉन्फ्रेंस 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया, लेकिन ये क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो आपका इफेक्ट में कब आया? ठीक है, वो फोर्स में कब आया? 2005 में। तो दोनों चीज आप याद रखेंगे। 20वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। 20वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सीडीएम के लिए सत्य नहीं है? ये क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म की बात की गई, मैं आपको बता दूं। ठीक है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म की। तो यहां पर आपका क्या है? यह हरित गैस के उत्सर्जन को नियंत्रित करता है। इट कंट्रोल द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, दूसरा है इट रिड्यूसेस द ग्लोबल वार्मिंग। फिर तीसरा है क्योटो प्रोटोकॉल ने इसे सतत विकास के आकलन के लिए सुझाव दिया था। क्योटो प्रोटोकॉल हैज सजेस्टेड फॉर असेसिंग इट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और आखिरी आपको दिया, या विकसित देशों को विकासशील देशों की परियोजना में पूंजी लगाने का निषेध करता है। अब यहाँ पर देखिए क्लास, जब भी हम क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म की बात करेंगे तो आप याद रखेंगे ये किस चीज से रिलेटेड है? ये क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड है। ठीक है, तो जैसे क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड है तो यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करने की बात कही जाएगी। हरित गैस जो है आपके हरित गृह गैस, उसके उत्सर्जन को कम करने की बात कही जाएगी। ठीक है, उससे ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करने की बात कही जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? दोनों सही है। क्योटो प्रोटोकॉल ने इसको सजेस्ट किया है, ये भी सही है। यहाँ पे ये तीनों स्टेटमेंट सही है। अब गलत चौथा है, और क्यों गलत है उसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे लिखा है, यह विकसित देशों को विकासशील देशों की परियोजना में पूंजी लगाने का निषेध करता है। इट प्रोहिबिट द डेवलप्ड कंट्रीज फॉर इन्वेस्टिंग कैपिटल इन द प्रोजेक्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। ये आपका गलत है, ये आपका अलाउ करता है। यहाँ पे ना ग्रीन क्रेडिट की बात होती है क्लास। देखिए, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पर क्या बोला जाता है कि जो पूरी तरीके से आपसे विकसित देश हैं, अगर वो चाहें तो कुछ कार्बन क्रेडिट डेवलपिंग कंट्रीज से खरीद सकते हैं। कैसे? अब कोई डेवलपिंग कंट्री है जो कि विकसित हो रही है, जहां पर विकास चल रहा है, तो आप जो डेवलप्ड कंट्री है, जो विकसित देश है, वो क्या कहेगा डेवलपिंग कंट्री से कि सुनिए, हम आपके यहाँ एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी लगा देते, हम आपके यहाँ खूब बड़ा सोलर प्लांट लगा देते हैं, जहां से आप रिन्यूएबल तरीके से आप एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे। और जब आप रिन्यूएबल तरीके से एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे तो मतलब आपके यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको आप क्या कर रहे हैं? रोक रहे हैं। या फिर किसी और तरीके से कि हम आपको ये हेल्प प्रोवाइड कर देंगे। डेवलप्ड कंट्री डेवलपिंग कंट्री से कह रही है ये चीज। ठीक है, ये चीज समझिएगा कि हम आपके यहाँ कोई भी ऐसा सोर्स आपको दे रहे हैं जिसके के थ्रू हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कार्बन एमिशन को कम कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमें कुछ कार्बन क्रेडिट्स चाहिए। ठीक है, ये चीज होता है आपका क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म में। यहाँ पे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज को मदद करती हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर या किसी भी तरीके से उनको डेवलप करने में, लेकिन वो हमेशा पर्यावरण के अनुकूल होना चाहिए ना, मतलब फेवर में होना चाहिए। ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना कि कार्बन एमिशन कम हो। यहां पर देखिए, ग्रीन गैस प्रोटोकॉल क्या होता है? यूपीएससी का प्रश्न है 2016 का। चलिए इसको भी हम देख लेते हैं, क्या है ये? यह सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिणाम निर्धारित करने एवं प्रबंधन हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण साधन है। यह ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और पारितंत्र अनुकूल प्रौद्योगिकियों को अपनाने हेतु विकासशील देशों को वित्तीय प्रोत्साहन करने की संयुक्त राष्ट्र की एक पहल है। और फिर आखिरी मतलब सी आपका है, 2022 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को एक विनिर्दिष्ट स्तर तक कम करने हेतु संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों द्वारा अनुसमर्थित एक अंतर सरकारी समझौता है। फिर उसके बाद आखिरी है, या विश्व बैंक द्वारा पोषित बहुपक्षीय REDD+ पहल में से एक है। अब मैं इसको इंग्लिश में बता दूं। देखिए क्लास,
यहाँ पे अगर हम बात करेंगे ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल की, तो इसको समझने का प्रयास करिएगा। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल जो है एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग टूल है फॉर गवर्नमेंट एंड बिजनेस लीडर टू अंडरस्टैंड द क्वांटिफाई एंड मैनेज ग्रीन हाउस गैस एमिशन। ये चीज याद रखिएगा, ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को मैनेज करने की बात की जाती है। ये एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग टूल है। यहाँ पे यूनाइटेड नेशन का इनिशिएटिव नहीं है, ये आपका गलत है। ये इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट भी नहीं है। अंतर यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, या एक मिनट देखूं मैं यहाँ पर, ये देखिए अपनाने हेतु विकासशील सी वाला, ठीक है। 2000 ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को एक संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों द्वारा अनुसमर्थित एक अंतर सरकारी समझौता नहीं है ये, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस से उत्सर्जन ये भी आपका नहीं है, ये याद रखिएगा। यह एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग टूल है फॉर गवर्नमेंट और बिजनेस लीडर टू अंडरस्टैंड, क्वांटिफाई एंड मैनेज द ग्रीन हाउस गैस। तो ये डायरेक्ट आपका ये एकदम, अगर आपको पता रहा होगा ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल न्यूज में क्यों है, तो आप इस प्रश्न को आराम से कर सकते थे, ठीक है। यहाँ पर ए आपका सही उत्तर है। एक बार पढ़ लीजिएगा हिंदी और इंग्लिश में, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि मैं बहुत तेजी से पढ़ दूं या मैं बहुत स्लो पढ़ रही हूँ, आप लोग जल्दी पढ़ ले रहे हो, तो आप इस केस में वीडियो को पॉज करके या भगा के आप अपने अनुसार, अपने स्पीड के अनुसार प्रश्नों को पढ़ा करिए और उत्तर देने का प्रयास किया करिए, ठीक है। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है बस। चलिए 22वें प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल की बात की गई है, ठीक है। ये कब फोर्स में आया? 2005 में। अब आप सभी को पता है 2005 में ये फोर्स में आया, ठीक है। फिर दूसरा है प्रभावी हुआ, मतलब दूसरा है क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों के निकास को कम करने से संबंधित है। ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करने से संबंधित है, एकदम सही है। मीथेन की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस के रूप में 5 गुना अधिक प्रभावी होता है, अधिक प्रभावी होता है। यहां पर आपका सही स्टेटमेंट क्या है बताइए। यहाँ पे आपका सही स्टेटमेंट जो है वो खाली 1 और 2, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ठीक है। अगर आपसे बोला जाएगा कि मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड में से कौन ज्यादा हार्मफुल है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, तो आप याद रखेंगे मीथेन। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि किसका कॉन्ट्रीब्यूशन या कौन ज्यादा आपके है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस, तो वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए 23वां प्रश्न आपको दिख रहा होगा, बहुत बड़ा प्रश्न है। तो मैं क्या करूंगी, वीडियो को पॉज करूंगी, स्लाइड पे से हटूंगी, ठीक है। आप आराम से प्रश्न को पढ़िएगा 1 मिनट लेके, उसके बाद उत्तर देने का प्रयास करिए। मुझे हटना पड़ेगा, नहीं तो इंग्लिश वालों को भी नहीं दिखेगा, हिंदी वालों को भी नहीं दिखेगा। CO2 एमिशन से रिलेटेड है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है, इतना आपको समझ में आ रहा है। इसमें लिखा है UNFCCC के अंतर्गत उस बाजार संचालित युक्ति का क्या नाम है जो विकासशील देशों को विकसित देशों में निधियां प्रोत्साहन उपलब्ध कराती है ताकि वे अच्छी प्रौद्योगिकी अपनाकर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम कर सके। तो बताइए क्या इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है, इसको हम क्या कहते हैं, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म कहते हैं, ठीक है। यहां पर आपका सही उत्तर क्या है बताइए। इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं CDM, ठीक है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। यहां पर क्या बोला गया है, यहां पर जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो वित्तीय मदद प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती हैं डेवलपिंग कंट्रीज को कि वो अपने यहाँ ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन हो रहा है, जो उत्सर्जन हो रहा है, उसको कम कर सके बाय एडॉप्टिंग द गुड टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पर गुड टेक्नोलॉजी में मैंने आपको बताया सोलर पैनल लगा देगी, वाटर हार्वेस्टिंग करा देगी, ठीक है, इंडस्ट्रीज में आपके फिल्टर्स लगा देगी ताकि कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम हो। तो किसी भी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को कम करने के लिए ये एक वित्तीय सहायता प्रोवाइड करती है। इसको हम CDM कहते हैं, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म कहते हैं, ठीक है। ये चीज आप याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे देख लीजिए CDM का कॉन्सेप्ट कितना अच्छा ये फ्लो चार्ट है। ये आपकी एक डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है, डेवलप्ड विकसित देश है, समझिएगा। और ये आपकी एक डेवलपिंग कंट्री है जो कि विकासशील देश है, जो कि विकसित हो रही है अभी, ठीक है। यहाँ पर ये क्या करते हैं, ये ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए विकसित देश में इनको नए नए तरीके के टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड कर देते हैं, इंसेंटिव प्रोवाइड्स कर देते हैं। और ये डेवलपिंग कंट्रीज इनको क्या देती है, इसके बदले में कार्बन क्रेडिट देती है, ठीक है। इनको ये अधिकार देती है कि ये कुछ और ज्यादा ग्रीन हाउस गैस को एमिट कर सकते हैं।
ये चीज समझ में आ गया। यहाँ पर एक तरफ आपने डेवलपिंग कंट्रीज रखी है जो कि डेवलप हो रहे हैं, विकासशील देश, और एक तरफ आपके डेवलप्ड कंट्रीज हैं जो कि विकसित हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये जो विकसित देश है वो फाइनेंस मतलब कुछ पैसे प्रोवाइड करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज को कि आप अपने यहाँ ऐसे प्रोजेक्ट लाइए जिसके के थ्रू कार्बन एमिशन कम हो सके। ठीक है, और ये डेवलपिंग कंट्रीज इनको क्या प्रोवाइड करती है? कार्बन क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं। ये लीजिए कार्बन क्रेडिट, जाइए आप 100 टन और कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन करिए। तो ये आपका CDM मैकेनिज्म होता है। ठीक है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। समझ में आ गया होगा, क्योटो प्रोटोकॉल के समय में आया था, याद रखिएगा। चलिए 24वें प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कार्बन क्रेडिट्स के बारे में बात हुई है। कार्बन क्रेडिट्स के बारे में स्वच्छ विकास युक्ति क्योटो नवाचार युक्ति में से एक है। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड है। कार्बन क्रेडिट, कार्बन क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, तीनों समझ में आ गया। कार्बन क्रेडिट समझ में आ गया, क्या हो गया? इन्होंने आपको पैसे दिए, आपने अपने यहाँ कार्बन उत्सर्जन कम किया, और जो कार्बन उत्सर्जन आपने अपने यहाँ कम किया उसी कार्बन उत्सर्जन करने की अनुमति आपने विकसित देश को दे दी कार्बन क्रेडिट के फॉर्म में। चलिए, दूसरा है कि अंतर्गत कार्यान्वित होने वाली परियोजनाएं केवल संकलन एक देशों से संबंधित है। यहां पर क्लास आपका दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला ही स्टेटमेंट सही है, तो केवल एक आपका सही है। देखिए, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म लिखिएगा यहाँ पर, ये आपका क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड है। यहाँ पे कार्बन क्रेडिट की बात की जाती, सब सही है। जब क्योटो प्रोटोकॉल को आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको एनेक्सर मिलेगा, एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। या ये क्या है? यहाँ पे कंट्रीज की लिस्ट है, एक में आपके डेवलप्ड कंट्रीज है, एक में आपके डेवलपिंग कंट्रीज है जिनको कि फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड किया जा सकता है। तो ये लिखा है प्रोजेक्ट टू बी इम्प्लीमेंटेड अंडर ओनली एनेक्स 1, तो ये आपका गलत है, ओनली नहीं, एनेक्स 2 में भी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर ए हो जाएगा। यहाँ पर अगर मैं एक बार और स्क्रीन से हटूंगी तो आपको मैं दिखाऊंगी ताकि चीजें क्लियर हो। क्योटो प्रोटोकॉल हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, UNFCCC का पार्ट है, ये भी डिस्कस कर लिया है। मैंने आपको बता दिया है 1997 में आया था, फोर्स में कब आया? 2005 में आया। इसमें हमने क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म की बात की, आपको पता है। यहाँ पर हमने कार्बन क्रेडिट की बात की। ठीक है, यहाँ पे सर्टिफिकेट एमिशन रिडक्शन की बात की, मतलब आपने जो डेवलपिंग कंट्रीज है उन्होंने इतना एमिशन कम किया है, इसका सर्टिफिकेट आप दे रहे हैं, और यही क्रेडिट वो जो कंट्रीज है वो दे रही हैं डेवलप्ड कंट्रीज को कि लो जाओ, मेरे बदले तुम इतने टन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करो, ये बोला जा रहा है। और यहाँ पर 2 एनेक्स दिए रहते हैं, एक 1 और 2, याद रखिएगा। इन एनेक्स में आपके डेवलप्ड कंट्रीज के नाम दिए रहते हैं, डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज के। ठीक है, जहां पर कुछ डेवलप्ड कंट्रीज जिनकी की इकोनॉमी आपके ट्रांजिशन में है, मतलब उसमें चेंजेस हो रहे हैं, और एक में आपकी जो फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करेगी। इतने डीप में नहीं पूछेगा, बस याद रखिएगा एनेक्स 1 एनेक्स 2 किससे रिलेटेड है? क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड है। ठीक है, बहुत मैंने आपको डीप में बता दिया चीजें। चलिए 25वां प्रश्न हम देखते हैं, UPSC 2021 का है। यहाँ पर क्या बोला गया है? UNEP द्वारा समर्पित, ठीक है, कॉमन कार्बन मैट्रिक्स की बात की गई है। कॉमन, यहाँ पर देख लीजिए, कॉमन कार्बन मैट्रिक की बात की गई है। ये किस चीज से रिलेटेड है? ये आपसे पूछा गया है, तो ये किस चीज से रिलेटेड है देख लेते हैं। संपूर्ण विश्व में निर्माण कार्यों के कार्बन पद चिन्हों का आकलन करने के लिए, कार्बन उत्सर्जन व्यापार में विश्व भर में वाणिज्यिक कृषि संस्थाओं के प्रवेश हेतु अधिकार देने हेतु, सरकार को अपने देशों द्वारा किए गए समग्र कार्बन पद चिन्हों के आकलन हेतु अधिकार देने के लिए, या किसी इकाई यूनिट टाइम में विश्व में जीवाश्मी ईंधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाली समग्र कार्बन पद चिन्हों के आकलन हेतु। तो यहाँ पे इंग्लिश वालों को भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ये प्रश्न थोड़ा सा इंग्लिश और हिंदी में दिक्कत दे रहा होगा, तो आप इंग्लिश में इसको आप एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, और अगर हिंदी वालों ने इतनी जल्दी उस प्रश्न को नहीं पढ़ा है तो आप क्या करोगे? वीडियो को पॉज करोगे और प्रश्न को अपने स्पीड में पढ़ोगे। मैम की वॉइस को थोड़ी देर के लिए म्यूट कर दोगे। ठीक है, अपनी स्पीड में प्रश्न को पढ़ो और फिर प्रश्न देने का प्रयास करो। यहाँ पर बस ये देखना, मैट्रिक की बात की गई है, कार्बन मैट्रिक की बात की है, मेजरमेंट की बात की जाएगी। तो देखो इस प्रश्न को, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर ए है, टू एस्टिमेट द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज अक्रॉस द वर्ल्ड। कॉमन कार्बन क्रेडिट का मतलब क्या होता है? संपूर्ण विश्व में निर्माण कार्यों के कार्बन पद चिन्ह का आकलन करना। ठीक है, ये आपका कॉमन कार्बन क्रेडिट से रिलेटेड है, मैट्रिक से रिलेटेड है। ठीक है, ए आपका सही उत्तर है। 26वां हम देखते हैं,
ब्लू कार्बन क्या है, मैंने आपको पहले बताया ब्लू कार्बन, ग्रीन कार्बन क्या होता है, ठीक है। तो ब्लू कार्बन क्या है, महासागरों और तटीय पारिस्थितिक तंत्रों द्वारा प्रगृहित कार्बन, ठीक है। यहाँ पर महासागरों की बात की जा रही है, जल की बात की जा रही है, तो ब्लू होता है, मैंने आपसे कहा था, भले आप कहें वाटर कलरलेस होता है, लेकिन ब्लू कार्बन में आप याद रखेंगे कि हम एक्वेटिक उसकी बात कर रहे हैं, महासागर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ए आपका सही उत्तर है। चलिए 27 प्रश्न को देखते हैं। यहां पर चलिए एक एक को देखते हैं। समाचार में दिखे जाने वाले शब्दों से रिलेटेड है, उनका मूल स्रोत क्या है, ये यूपीएससी 2016 का प्रश्न है। एनेक्स देशों की अगर हम बात करेंगे कार्टेजिना प्रोटोकॉल, ठीक है। यहां पर क्या दिया गया, सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन की बात करेंगे तो नगोया प्रोटोकॉल, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म की बात करेंगे तो क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्लास अब बताइए मुझे सही उत्तर क्या, अब तो सबको पता होगा। मैंने आपको बताया है जब भी हम एनेक्स देशों की बात करेंगे, एनेक्स 1 और एनेक्स 2, तो ये कहां पर मेंशन है, ये आपके क्योटो प्रोटोकॉल में मेंशन है, ठीक है। यहाँ पे CER की जब हम बात करेंगे, सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन, या फिर कार्बन क्रेडिट की हम बात करेंगे, या फिर हम क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म की बात करेंगे, तो ये सब किससे रिलेटेड है, ये सब आपके क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड है। तो यहाँ पर 1, 2 जो है वो क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड है। CDM देखिए, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, क्योटो प्रोटोकॉल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। चलिए 28वां प्रश्न देखते हैं। कार्टेजेना प्रोटोकॉल का संबंध किस चीज से है, बताइए। जलवायु परिवर्तन से है, नहीं। जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल है। ओजोन क्षरण से रिलेटेड क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। लिख लीजिए, यही सब प्रश्न पूछेगा, किसी भी स्टेट का पेपर दे रहे हैं आप, काम यही आएगा, ठीक है। जैव सुरक्षा समझौता से रिलेटेड, बायोसेफ्टी से रिलेटेड कौन सा है आपका, ये कार्टेजिना प्रोटोकॉल है। ए आपका सही उत्तर है। 29 प्रश्न को अब हम देखते हैं। मानव गतिविधियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष आलंबन प्रदान करने में उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसेस की कुल मात्रा को कहते हैं, ठीक है। कुल मात्रा को क्या कहते हैं, द टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस इन प्रोवाइडिंग द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सपोर्ट टू द ह्यूमन एक्टिविटी, इसको हम क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इंडेक्स कहते हैं, कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कहते हैं, कि कार्बन एब्जॉर्प्शन कहते हैं। अब आप सभी को पता है कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन या पृथक्करण क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया है। इसको हम कहते हैं कार्बन फुटप्रिंट, ठीक है। मानव गतिविधियां द्वारा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो भी ग्रीन हाउस गैसेस आपकी प्रोड्यूस हो रही है, उसकी कुल मात्रा के लिए हम जो शब्द यूज करते हैं उसको हम कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। 29 का बी आपका सही उत्तर है। 30 प्रश्न को देखते हैं। कार्बन क्रेडिट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। फिर देखिए, ये यूपीएससी का ही प्रश्न है, प्रीलिम्स का ही 2011 का ही प्रश्न है, कितनी बार ये चीज पूछा गया। तो चलिए देखिए, कार्बन क्रेडिट प्रणाली क्योटो प्रोटोकॉल के संयोजन में संपुष्ट की गई थी। मैंने आपको बताया, जब भी ग्रीन क्रेडिट की बात होगी, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म की बात होगी, या सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन की बात होगी, तो ये सब किस चीज से रिलेटेड है, बताइए, क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, कार्बन क्रेडिट उन देशों या समूहों को प्रदत्त की जाती है जो ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन घटाकर उससे उत्सर्जन अपयंश के नीचे ला चुके होते हैं। फिर तीसरा देखते हैं, कार्बन क्रेडिट का लक्ष्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में हो रही वृद्धि पर अंकुश लगाना है। और आखिरी है, कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा समय समय पर नियत मूल्यों के आधार पर किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जितने भी स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं सब सही है, बस आपका डी गलत है। इंग्लिश में इसको देखना जरूरी है, क्योंकि इंग्लिश वालों के लिए दिक्कत हो रही होगी। यहाँ पे कार्बन क्रेडिट के बाद क्योटो प्रोटोकॉल रट गया होगा, ठीक है। कार्बन क्रेडिट जो है वो आर प्रोवाइडेड टू दोज कंट्रीज और अ ग्रुप विच हैव रिड्यूस द एमिशन, ठीक है। जो भी डेवलपिंग कंट्रीज अपने कार्बन एमिशन को, ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन को कम कर रही है, उनको कार्बन क्रेडिट दिया जाता है, ठीक है। और फिर वो कार्बन क्रेडिट उठाकर अपने विकसित देशों को दे देती है जिन्होंने उनको फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड की है, एकदम सही है। दूसरा वाला आपका, द एम ऑफ कार्बन क्रेडिट इज टू कर्ब द इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड गैस एमिशन, ये भी एकदम सही है, ठीक है। यहाँ पर जो डी है कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ कार्बन क्रेडिट इज डन बाय यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी की बात कर दी गई है। बताइए, यूएनईपी की मैंने अभी तक बात आपसे की नहीं, यहाँ पर हम बार बार किसकी बात करें, यूएनएफसीसीसी की बात कर रहे हैं ना।
और यहाँ इसमें हम क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें, ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन की बात करें, क्लाइमेट चेंज की बात करें, तो डी आपका गलत है। आ रहा होगा समझ में। चलिए 31 देखते हैं, कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ था? तो बता दो किससे शुरू हुआ था, लगा दो टिक। ए, क्योटो प्रोटोकॉल से, सभी को आता होगा। देखिए ये यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2021 का प्रश्न है। बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप का प्रबंध निम्नलिखित में से कौन करता है? तो कौन करता है यहां पर बताइए। एशियन डेवलपमेंट बैंक करता है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष करती है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम करता है, या फिर विश्व बैंक करता है? तो यहां पर आपका सही उत्तर जो है वो क्या है? डी है। डी आपका सही उत्तर है। थर्ड प्रश्न को देखते हैं, फिर मैं स्लाइड से हटूंगी। एक बड़ा प्रश्न है तो इसको आप लोग आराम से पढ़िएगा, ठीक है, और देने का प्रयास करिएगा। 2 मिनट का टाइम लीजिए, क्लास आराम से पढ़ लीजिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिखाऊंगी मैं। यहाँ पर बस आप देखिए किसकी बात की गई है, फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी की बात की गई है। 2015 का प्रश्न है ये। इसमें लिखा है पहला आपका कि यह सरकार, व्यवसायों, नागरिक समाज और देशी जनों की एक वैश्विक भागीदारी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए पार्टनरशिप की बात की गई है, तो हम मान सकते हैं जब भी पार्टनरशिप की बात की जा रही है तो उसमें गवर्नमेंट का रोल होगा, ठीक है, आपके नागरिक का रोल होगा, लोगों का रोल होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा देखते हैं, वह धारणीय सस्टेनेबल वन प्रबंधन हेतु पर्यावरण अनुकूली, इको फ्रेंडली और जलवायु अनुकूलन, ठीक है, क्लाइमेट एडेप्टेशन, फिर टेक्नोलॉजी के विकास के लिए वैज्ञानिक वानिकी अनुसंधान में लगे विश्वविद्यालय, वैज्ञानिकों तथा संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। और आखिरी है, यह देशों की उनके वनोन्मूलन और वन निम्नीकरण उत्सर्जन कम करने, ठीक है, फिर उसके बाद REDD+ प्रयासों में वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान कर मदद करती है। देख लीजिए हिंदी वाले एक बार आराम से, फिर इंग्लिश में इसको पढ़ते हैं एक बार। इंग्लिश में देख लीजिए, यहाँ पर फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी की बात की गई है और पहला ऑप्शन आपको दिया गया है। ये गवर्नमेंट, बिजनेस, सिविल सोसाइटी और इंडिजिनस पीपल इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। ग्लोबल पार्टनरशिप है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये कंट्रीज को हेल्प करती है फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करके। ये ऑप्शन 3 में दिया गया है, ये भी सही है, ठीक है। लेकिन जो ऑप्शन 2 में आपको दिया गया है, ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है यूनिवर्सिटी, इंडिविजुअल साइंटिस्ट और इंस्टीट्यूशन को, ये आपका गलत है। यहाँ पे इंडिविजुअल को ये फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं प्रोवाइड करती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो आपका क्या होगा? 1 और 3। 1 और 3 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ठीक है। समझ में आ गई यहाँ पर गलती क्या है? यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है आपका कि ये ये देखिए यहाँ पर विकासशील वैज्ञानिक में लगे हुए विश्वविद्यालय विशेष इंडिविजुअल्स को, ये नहीं, ये गलत है, ठीक है। यहाँ पर सी आपका सही उत्तर होगा। चलिए 34 देखते हैं, भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है आपका? तो कौन सा सही है देखिए, क्या यूरोपीय संघ की पहल है, ठीक है, या लक्ष्याधीन विकासशील देशों को उनकी विकास नीतियों और बजटों में जलवायु परिवर्तन के एकीकरण हेतु तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करता है, और आखिरी आपका है, इसका समन्वय विश्व संसाधन संस्थान और धारणीय विकास हेतु विश्व व्यापार परिषद द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो 3rd स्टेटमेंट है वो आपका गलत है। यहाँ पे इंग्लिश में भी इसको देख लेते हैं। यहाँ पर ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एलियांस की बात की गई है, ये एक इनिशिएटिव है यूरोपियन यूनियन की, ये बात कही गई है, ठीक है। ये जो 2nd स्टेटमेंट आपका दिया गया है कि ये एक टेक्निकल फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है डेवलपिंग कंट्रीज को, ठीक है, ये आपका अभी हम देखते हैं सही है कि गलत है। 3rd तो आपका गलत ही है, ठीक है। 3rd आपका गलत है क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट और वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये नहीं है इसमें। यूपीएससी का प्रश्न है तो ये एक अच्छा प्रश्न है। तो जैसे आप तीसरे को हटाएंगे आपका सही उत्तर आपको मिल जाएगा। 1 और 2 आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। देखिए क्लास यूपीएससी ऐसे प्रश्न पूछती है जो कि आपके न्यूज में हो। तो 2017 का ये प्रश्न है, तो उस समय आपका ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एलियांस न्यूज में रहा होगा, तब ये प्रश्न आपका बना है, ठीक है। बस आप ये याद रखिएगा, ये एक यूरोपियन यूनियन का इनिशिएटिव है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, ये एक यूरोपियन यूनियन का इनिशिएटिव है जो कि सही है, टेक्निकल फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करता है, एकदम सही है। लेकिन यहाँ पे WRI और WBCSD की बात नहीं कही गई है, जो कि मैंने आपको बताया। 35 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला देश है जिसने भूमंडलीय तापमान के
प्रतिकरण के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा था। तो कार्बन टैक्स सबसे पहले किसने लगाया है बताइए? ऑस्ट्रेलिया ने, जर्मनी ने, जापान में या फिर न्यूजीलैंड ने? तो इसका प्रश्न आपका, इस प्रश्न का उत्तर जो है वो है न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड ने सबसे पहले कार्बन टैक्स लगाया था। ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो अर्थ आवर याद रखिएगा, जो कि आज की क्लास में मैंने आपको बताया है। सिडनी में अर्थ आवर 2007 में सबसे पहले सेलिब्रेट हुआ था। 36 प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी करने हेतु 2019 में कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की थी? 2019 में कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा किसने की थी? तो इस बताइए, सिंगापुर ने की थी। 36 का सी आपका सही उत्तर है। 37 देखते हैं, ये यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2019 का प्रश्न है। यहाँ पर डीप कार्बन ऑब्जर्वेटरी की बात की गई है, गहरी कार्बन वेधशाला की बात की गई है, जिसको कि डीसीओ कहते हैं। पहला दिया है, यह वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम पृथ्वी पर कार्बन की भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए है। तो ठीक है, डीप कार्बन ऑब्जर्वेटरी है, तो इसका मेन पर्पस क्या होगा? जो रोल ऑफ कार्बन है अर्थ पे, उससे रिलेटेड रिसर्च करना, उसको रिसर्च को एडवांस करना, ये होगा। एकदम जनरल स्टेटमेंट है। यह गहरी माइक्रोबियल पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्रीय अवलोकन के लिए है। इट इज फॉर द फील्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ डीप माइक्रोबियल इकोसिस्टम। यहाँ पर आपके दोनों ही स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? 1 और 2। ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2019 का प्रश्न है और दोनों ही स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही है। यहाँ पर 38 को हम देखते हैं, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर। ठीक है, जलवायु कार्रवाई ट्रैकर की बात की गई है। ये किस चीज से रिलेटेड है? चलिए इसको देखते हैं हम। अनुसंधान संगठनों के गठबंधन द्वारा निर्मित डेटाबेस के बारे में बताता है। ये जलवायु परिवर्तन के अंतरराष्ट्रीय पैनल का संघ है, विंग है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के अधीन समिति है या फिर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और विश्व बैंक द्वारा संवर्धित और वित्तीय पोषित एजेंसी है। यहाँ पर एक बार इंग्लिश में भी हम इसको देख लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्टी हुई होगी इंग्लिश वालों को। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर की बात की गई है और बोला गया है ये क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको पढ़िए एक बार टाइम लेके 38 प्रश्न को, और मुझे बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो 38 का जो सही उत्तर है वो क्या है? क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर जो है वो आपका डेटाबेस है, क्रिएटेड बाय द कोलिशन ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्लास देखिए, ये भी जरूर न्यूज में रहा होगा, इसलिए यूपीएससी में ये प्रश्न पूछा गया। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर जो है वो अनुसंधान संगठनों के गठबंधन द्वारा निर्मित एक डेटाबेस है। तो इसका सही उत्तर आपका क्या है? इसका सही उत्तर ए है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं 39 प्रश्न। ये भी यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 में पूछा गया है, तो इसको भी एक बार आप लोग आराम से पढ़िए इसको, फिर देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। जलवायु समूह एक अंतरराष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है जो कि बड़े नेटवर्क बनाकर जलवायु क्रिया को प्रेरित करता है और उन्हें चलाता है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने जलवायु समूह की भागीदारी में एक वैश्विक पहल प्रारंभ की है। तीसरा है, ऊर्जा दक्षता में नव परिवर्तन को प्रेरित करने एवं उत्सर्जन न्यूनीकरण लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध अग्रणी कंपनी को साथ लाता है। कुछ भारतीय कंपनियां भी सदस्य हैं और अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी अंडर टू कोलिएशन का सचिवालय है। तो अब आप बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है 39 का। इसको एक बार देख लेते हैं, जरूरी है। यहाँ पे क्लाइमेट ग्रुप की बात की गई है। ये एक इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, दैट इंस्पायर एंड ड्राइव द क्लाइमेट एक्शन बाय क्रिएटिंग द लार्ज नेटवर्क। दूसरा है, ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, लॉन्च्ड अ ग्लोबल इनिशिएटिव इन पार्टनरशिप विद द क्लाइमेट ग्रुप। ठीक है, फिर तीसरा है, ब्रिंग टुगेदर द लीडिंग कंपनीज committed to driving the innovation in energy efficiency and enhancing the competitiveness while achieving the emission reduction target. फिर फोर्थ है, some Indian companies are the member of fifth है, International Energy Agency is the secretariat of under two coalition। तो यहाँ पर क्लास जो सही उत्तर है वो आपका है बी। ठीक है, 1, 3 और 4 जो स्टेटमेंट आपके दिए गए हैं वो एकदम सही है। कुछ भारतीय कंपनी इसके सदस्य हैं, एकदम सही है। ठीक है, यहाँ पर ऊर्जा दक्षता वाला स्टेटमेंट आपका सही है और यहाँ पर पहला स्टेटमेंट आपका सही है। आपके पेपर में इस तरीके के प्रश्न कम चांसेस है पूछने के, क्योंकि फिर ये यूपीएससी का प्रश्न है, तो एक अच्छा प्रश्न था ये। ठीक है, ये एक अच्छा प्रश्न था, एक डिफिकल्ट प्रश्न था इसको बोला जाएगा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, यहाँ पे आपका सही उत्तर बी था।
चलिए कुछ और टॉपिक्स को हम जल्दी जल्दी कवर करते हैं। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब प्रकाशित हुई थी? तो ये कब प्रकाशित हुई थी? तो ये आपका 2008 में, ठीक है, ये याद रखिएगा। यहां पर देखिए क्लाइमेट एक्शन प्लान जो भारत सरकार का था उसमें 8 मिशंस की बात की गई है, अभी हम डिस्कस कर लेंगे। उन 8 मिशंस में आपका कौन सा मिशन शामिल नहीं है क्लाइमेट एक्शन प्लान में? तो सौर ऊर्जा की बात की गई है, सोलर पावर की एकदम सही बात कही गई है, ठीक है। मॉलिक्यूलर एनर्जी की बात की गई, नहीं की गई है, ठीक है, नहीं की गई है। यहाँ पर आणविक ऊर्जा की बात नहीं की गई है, तो इसमें कौन सा नॉट इंक्लूडेड है? तो बी आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। वेस्ट टू एनर्जी कन्वर्जन की बात की गई है, अपशिष्ट से ऊर्जा परिवर्तन की बात की गई है, वन रोपण की, एफॉरेस्टेशन की बात की गई है। यहां पर आप लोग देख लीजिए जो नेशनल एक्शन प्लान है फॉर क्लाइमेट चेंज, उसमें क्या क्या, उसमें सोलर मिशन की बात की गई है, सौर ऊर्जा की बात की गई है, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी एफिशिएंसी की बात की गई है, सस्टेनेबल हैबिटेट की बात की गई है, वाटर मिशन की, जल से रिलेटेड मिशंस की बात की गई है, ग्रीन इंडिया की बात की गई है, हिमालयन इकोसिस्टम की बात की गई है, ठीक है। यहाँ पे नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज की बात की गई है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात की गई है। लेकिन आपको दिख रहा होगा न्यूक्लियर एनर्जी या फिर मॉलिक्यूलर एनर्जी से रिलेटेड कोई भी बात नहीं की गई है नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज में, और ये कब आपका आया था? 2008 में, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी? तो मैंने आपको बता दिया इसका सही उत्तर क्या है, 2008 में, ठीक है। 43 देखते हैं, राष्ट्रीय हरित मिशन भारत निम्नलिखित में से किस राज्य में मौजूदा वनों का घनत्व में सुधार करने के उद्देश्य से भारत द्वारा शुरू की गई थी? तो कहां पर यहाँ पे शुरू की गई थी बताइए? तो यहाँ पर आपका झारखंड में। 43 का ए आपका सही उत्तर है। 44 देखते हैं, झारखंड का ही प्रश्न था ये, देखिए आप, झारखंड पीसीएस का प्रश्न था ये। यहां पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना में 8 मिशन में शामिल नहीं है? अब आपको पता है एफॉरेस्टेशन की हमने बात की है, सोलर एनर्जी की हमने बात की है, सौर शक्ति भी है, यहाँ पे टिक लगाते हुए चलते हैं, सोलर एनर्जी, वनीकरण, एफॉरेस्टेशन की बात की है, वेस्ट टू एनर्जी कंजर्वेशन की, कन्वर्जन की भी बात की है, लेकिन नाभिकीय शक्ति की बात हमने नहीं की है, न्यूक्लियर एनर्जी की बात इसमें नहीं की गई है, ठीक है। नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज में 2008 में आया था। चलिए 45 प्रश्न देखते हैं, किसके सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित कर दिया गया? यहाँ पर देखिए ये भी झारखंड प्रीलिम्स का प्रश्न है, क्योंकि वहां का प्रश्न है तो इसलिए पूछा गया है। WMA द्वारा, एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा, UNDP द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तो ये किसके द्वारा किया गया? DP द्वारा, ठीक है, सी आपका सही उत्तर है। तो थैंक यू सो मच क्लास, आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलेंगे। अगर आपको किसी भी क्लास में कोई भी डिफिकल्टी हो रही है, किसी भी टॉपिक में, हिंदी नहीं समझ में आ रही, इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा है, या किसी भी तरीके का डाउट हो रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिएगा। जैसे मैंने आज की क्लास में स्टार्टिंग में आपके डाउट्स को कवर किया, वैसे मैं नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट को कवर कर दूंगी, ठीक है। जो भी दिक्कत होगी समझ में आ जाएगा आपको। और आप में से जिसने भी ये डाउट पूछा था, अगर आपका डाउट क्लियर है तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि मैम चीजें क्लियर हो गई है, समझ में आ गया, ताकि मुझे पता चले कि जो एफर्ट मैं डाल रही हूँ उसका कोई यूज है भी कि नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा मुझे भी ये चीज पता होना चाहिए कि क्लास आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो थैंक यू सो मच, आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करेंगे। इसी तरह मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ रिकॉर्ड एग्जाम के साथ बने रहिए, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू।